गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपने और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे सीड जर्मिनेशन के बारे में। तो सीड जर्मिनेशन को समझाने से पहले हम थोड़ा सा पिछले जो 2 क्लास थी मेरी, उसमें हमने ये समझाया था कि कैसे है वो जाइगोट बनता है, जाइगोट से है वो कैसे है वो सीड्स का है वो निर्माण होता है। और जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने ये समझाया था कि सीड्स में है वो क्या-क्या प्रेज़ेंट होते हैं। तो बेसिकली है वो सीड्स में क्या-क्या प्रेज़ेंट होते हैं, सीड्स में होते हैं, थोड़ा रिकॉग्नाइज़ करवा देता हूँ मैं, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं हम लोग इसको सीड जर्मिनेशन को पढ़ने से पहले। सीड्स में क्या होता है, सीड कोट होता है, उसके बाद में उसका क्या होगा, एम्ब्रियो होगा और उसमें स्टोरेज जो टिश्यू होगा, स्टोरेज टिश्यू होता है वो मोनोकोट्स में होता है कोटिलेडन, जो डाइकोट में होता है कोटिलेडन और मोनोकोट में होता है एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है जो हमने पिछले क्लास में इन डिटेल में पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे सीड जर्मिनेशन क्या होता है। तो सीड जर्मिनेशन क्या होता है कि अगर हम सीड्स को किसी भी सबस्ट्रेट में लगाएंगे तो सीड्स में क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। तो जर्मिनेशन होगा का मतलब उसमें पहले क्या आएगा, रेडिकल आएगा, रूट निकलेगी, फिर उसमें क्या होगा, शूट निकलेगी। अब इसी प्रोसेस को हम इन डिटेल में है वो आगे हम पढ़ेंगे। जैसे ही हमने सीड्स को क्या लगाया, मॉइस्चर कंडीशन में लगाया या फिर उसके अनुकूल परिस्थिति में लगाया, सॉइल में लगाया, सबस्ट्रेट में लगाया। ये सबस्ट्रेट वेरी कर सकता है, कोई भी सबस्ट्रेट लगा सकते हैं हम। तो उस हिसाब से है वो सीड्स में क्या होते हैं, रूट्स निकलते हैं, फिर निकलता है शूट। ये है बेसिक प्रोसेस जर्मिनेशन का और इसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये है डेफिनेशन। आपको ये सब चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, समझाने के पॉइंट्स हैं। यही याद रखना है कि सीड्स को है वो, अगर हम ड्राई सीड्स को अगर हम मॉइस्ट कंडीशन में या फिर गिल्ली मिट्टी में अगर हम लगाते हैं तो वो क्या होता है, सीडलिंग्स का निर्माण करता है वो अबव द ग्राउंड लेवल। मतलब ड्राई सीड्स को अगर हम मॉइस्ट कंडीशन में लगाएंगे तो सीडलिंग है वो इमर्ज होगी अबव द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड के ऊपर है वो सीडलिंग्स का है वो निर्माण होगा। उसी को हम बोलते हैं जर्मिनेशन। एक स्टा के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो ह्यूमन जो यूपीएससी में है, जो रिटर्न में है, जिसका एग्रीकल्चर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसमें ये पूछ सकते हैं कि सीड सीड जर्मिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू स्टा। तो उसको ये थोड़ा सा रिमेम्बर करने की जरूरत है। तो स्टा के अकॉर्डिंग डेफिनेशन ये है, the emergence and development of seedling to a stage where the aspects of its essential structure indicates whether or not it is able to develop further into a satisfactory plant under favorable conditions in the soils. Right? ये अब है जर्मिनेशन का सिंपल प्रोसेस। इस डायग्राम में अच्छे से आपको दिख रहा होगा, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये है हमारा सीड्स और इस सीड्स को हमने जैसे ही सॉइल्स में लगाया है तो लगाने से क्या होगा, सबसे पहले निकलेगा रेडिकल। जो एरो दिख रहा है ये मैं एरो कर रहा हूँ, सबसे पहले निकलेगा रेडिकल। रेडिकल निकलेगा, उसके बाद में क्या करेगा, जो इसका हाइपोकोटाइल होगा ये वाला रीजन, ये हाइपोकोटाइल रीजन क्या करेगा, इसको पुश करेगा ऊपर। अगर अगर एपीजियल टाइप का जर्मिनेशन है तो हाइपोकोटाइल जो सीड्स में होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे हाइपोकोटाइल में क्या है। हमने डिस्कस तो कर लिया था हाइपोकोटाइल कैसे बनेगा एम्ब्रियोजेनेसिस में, लेकिन इधर देखेंगे रियल में हाइपोकोटाइल कहाँ पे है। तो ये इसको पुश करेगा तो क्या होगा, कोटिलेडन क्या होगा, ग्राउंड के ऊपर आ जाएगा। ये इस डायग्राम में देखो आप, फोर्थ में जब ये इन्होंने पुश किया हाइपोकोटाइल ने तो ये कोटिलेडन है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये हाइपोकोटाइल वाला रीजन और ये है वो टोटल है वो जर्मिनेशन, यहाँ पे ट्रू लीफ आ जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम जर्मिनेशन का प्रोसेस। क्या होगा सबसे पहले जर्मिनेशन में सबसे पहले है वो सीड्स में है वो रेडिकल निकलेंगे, रेडिकल निकलने के बाद में उसमें प्लूमूल निकलेगा जहां से वो शूट निकलता है। ठीक है, शूट निकलेगा, फिर हाइपोकोटाइल रीजन है उसको पुश करेगा और पुश करने के बाद में है वो कोटिलेडन अबव द ग्राउंड लेवल आ जाएगा, उसमें है वो लीव्स, ट्रू लीव्स आ जाएगी। और जो इसमें रूट सिस्टम में है वो प्राइमरी रूट्स जो ये सिंपल आपको दिख रही है सीधी सीधी, ये प्राइमरी रूट है वो ग्रो करेगी नीचे, साइड में है वो लेटरल रूट्स आपको दिख जाएगी। अब इसका ही प्रोसेस हम इन डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे कैसे है वो सीड है वो जर्मिनेशन होता है, क्या क्या इसमें फैक्टर है जर्मिनेशन के लिए, कौन से टाइप के जर्मिनेशन होते हैं, वेदर इट इज एपिजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन, वेदर इट इज ए हाइपोजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन।
मोनोकोट है तो उसमें कौन सा जर्मिनेशन होता है, डाइकोट है तो उसमें कौन सा होता है जर्मिनेशन, जर्मिनेशन की मैकेनिज्म क्या है, कैसे है वो पानी को अवशोषित करता है बीज, आगे क्या होता है, क्या उसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद में रेडिकल निकलता तो कैसे निकलता है, ये निकलेगा तो उसमें कौन कौन से हार्मोन से वो जिम्मेदार है इसमें निकलने में, कौन कौन से एंजाइम है वो इन्वॉल्व होते हैं, ये सारा हम वो स्टडी करेंगे। और फिर आगे हम ये भी स्टडी करेंगे कि जर्मिनेशन को कितने टाइप से हम लगा सकते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं लेबोरेटरी में जर्मिनेशन लगाने के, जैसे बिटवीन द पेपर मेथड होता है, सैंड मेथड होता है, ठीक है, टॉप ऑफ द पेपर मेथड होता है, ये सारा हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये है देखो जर्मिनेशन, जो जर्मिनेशन होगा, ये पिक्चर ये शो कर रहा है कि जो जर्मिनेशन होगा नॉर्मल जो प्लांट्स में, तो नॉर्मल सीडलिंग है वो कैसे दिखेगी, आपको पता है नॉर्मल सीडलिंग कैसे दिखेगी। सबसे पहले रूट, ये है रूट, पूरी रूट वेल डेवलप रूट आपको दिख रही है, इसमें प्राइमरी रूट ये है, जो मेन बड़ी बड़ी लीफ रूट आपको दिख रही है, ये प्राइमरी रूट आपको दिख रही है। ये जो साइड में जो आपको रूट दिख रही है, लेटरल रूट जिसको बोलते हैं, ये क्या है, सेकेंडरी रूट है। उसके बाद ये यहाँ तक आ जाओ, यहाँ से लगा के जो मैं एरो कर रहा हूँ, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया हाइपोकोटाइल। ये वही हाइपोकोटाइल है जो पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि ये हाइपोकोटाइल है वो कोटिलिडन को पुश करेगा। अगर ये एपिजल टाइप का जर्मिनेशन हुआ तो ये ऐसा उसको पुश करेगा, हाइपोकोटाइल इतना प्रेशर लगाएगा कि कोटिलिडन ही वो जमीन से ऊपर उखाड़ देगा इसको, उसको बोलते हैं हम एपिजल टाइप ऑफ जर्मिनेशन। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, हाइपोकोटाइल, ठीक है। ये वाला पोर्शन पूरा हाइपोकोटाइल हो गया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद में ये आ गए दो कोटिलिडन, ये कोटिलिडन दो है इसीलिए है वो डाइकोट है, ठीक है। बेस्ड ऑन कोटिलिडन ही हमें वो डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये मोनोकोट है या डाइकोट है। उसके बाद ये हो गया कोटिलिडन, कोटिलिडन के नीचे क्या हो गया, हाइपोकोटाइल जो मैंने बताया था, ये हो गया कोटिलिडन। इसके ऊपर क्या हो गया, एपिकोटाइल हो गया, ठीक है। एपिकोटाइल के ऊपर क्या हो गई, ये ट्रू लीफ हो गई, जो ऊपर एपिकोटाइल के ऊपर ये ट्रू लीफ आ गई। कहानी समझ में आ रही है। जो जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होने के बाद में जो नॉर्मल सीडलिंग होगी वो कैसे दिखेगी, कैसे पहचानूंगी ये नॉर्मल जर्मिनेशन हुआ है, उसमें क्या हुआ, मेरी रूट वेल डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंडरी रूट दिखनी चाहिए उसमें पूरा प्रॉपर, उसमें प्रॉपर हाइपोकोटाइल वाला पोर्शन ये दिखना चाहिए, उसमें प्रॉपर कोटिलिडन वाला पोर्शन ये दिखना चाहिए, उसके ऊपर कोटिलिडन के ऊपर ये एपिकोटाइल वाला पोर्शन इसको दिखना चाहिए। तब जाके हम बोलेंगे कि नॉर्मल जर्मिनेशन हुआ है, वेल डेवलप अच्छा जर्मिनेशन हुआ है, और आगे जो सीडलिंग्स है वो उसकी वो हेल्दी है। तो ये जर्मिनेशन आपको समझ में आ गया कि ये हाइपोकोटाइल क्या है, एपिकोटाइल क्या है। मैं इसीलिए आपको इस बात पे स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये चीज समझ में नहीं आई आपकी तो आपको सीड साइंस का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको यही नहीं पता लगेगा एपिकोटाइल क्या है, हाइपोकोटाइल क्या है, ये कहाँ होता है। आपको ये चीज याद रहनी चाहिए, जब भी आप पढ़ो सीड्स के बारे में तो ये पता होना चाहिए हाइपोकोटाइल कहाँ है, कोटिलिडन कहाँ है, एपिकोटाइल क्या होता है, इसका काम क्या होता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमने एम्ब्रियोजेनेसिस में, ये एक्चुअली कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कैसे कैसे बनता है, ये सारा बनता है एपिकल सेल के डिवीजन से। जो हमने एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ा था ना जाइगोट में, आप 2 स्लाइड वाला वीडियो देखना मेरा, उसमें हमने एम्ब्रियोजेनेसिस में पूरा पढ़ा है कि जाइगोट है, जाइगोट से क्या होगा, एपिकल सेल बनेगी, बेसल सेल्स बनेगी। आपको रिकॉल करवाता हूँ मैं, एपिकल सेल बनेगी, बेसल सेल बनेगी, बेसल सेल तो एग्जिट रहेगी, सेम टू सेम, उसमें कोई डिवीजन नहीं होगा। तो एपिकल सेल है, एपिकल सेल्स में क्या होगा, बहुत सारे डिवीजन होंगे, उसमें ग्लोबुलर स्टेज आएगा, हार्ट शेप स्टेज आएगा, फिर क्या आएगा, टॉर्पेडो आएगा। जो हार्ट शेप स्टेज में ही डेवलपमेंट होगा कोटिलिडन। मैंने आपको ये भी बताया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोटिलिडन का ओरिजिन किस स्टेज पे होता है। तो कोटिलिडन का ओरिजिन होता है वो हार्ट शेप स्टेज में जब आता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है तो उस टाइम पे होता है। तो ये उसी टाइम पे ही आते हैं। ये भी मैंने बताया था कौन कौन सा उसमें हार्मोन्स, वो आप मेरा एक बार वो जो स्लाइड है वो आप एक बार पढ़ लेना, तो ये आपको कहानी है वो समझ में आ जाएगी। अब आते हैं 2 टाइप के जर्मिनेशन, जैसा कि पिछले स्लाइड में बताया था, एक होता है एपिजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन, एक होता है हाइपोजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन। अब एपिजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन कैसा होता है, थोड़ा सा इसको देखो।
क्योंकि ये अमूमन क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एपीजेड, और बच्चे क्या करते हैं, इसको रट के चले जाते हैं। रट के चले जाओगे तो एक एग्जाम में तो आप कर दोगे, लेकिन आपको लाइफ टाइम ये याद नहीं रहेगा कि भाई किस में एपीजेल जर्मिनेशन होता है, क्या हाइपोजेल टाइप जर्मिनेशन है। आप इसका कॉन्सेप्ट को समझो, आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, एपीजेल जर्मिनेशन होता है, एपीजेल जर्मिनेशन का आप एग्जाम्पल याद रखो, बीन्स, कॉटन, कैस्टर, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। आप जब इसको कहानी को समझ जाओगे तो कहानी याद कर, एग्जाम्पल वाली कहानी भी आपको समझ में आ जाएगी। तो ये क्या है, ग्राउंड लेवल है, ये सॉइल है, ठीक है। इसमें ये बीन्स का सीड है, बीन्स का सीड है तो जैसे ही हमने मिट्टी में इसको लगाया, कहानी क्या बनी इसमें, सबसे पहले रूट का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। सबसे पहले रूट का डेवलपमेंट हो गया। रूट का डेवलपमेंट होने के बाद में, रूट का डेवलपमेंट हुआ और ये तो क्या है, सीड कोट है इसका, ये है, तो ये क्या हो गया, हाइपोकोटाइल। जो मैंने पिछले स्लाइड में बता दी, ये हाइपोकोटाइल, ये वाला पोर्शन, ये वाला दिख रहा है ऊपर ना, ये हाइपोकोटाइल, ये हाइपोकोटाइल, ठीक है। अब ये हाइपोकोटाइल क्या करेगा, इसमें प्रेशर लगाएगा, इसमें एनर्जी आएगी, एनर्जी से क्या करेगा, ये प्रेशर लगाएगा। मैं इन डिटेल में नहीं जाऊंगा पूरा, ये एनर्जी किस वजह से आती है इसमें, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये एनर्जी है वो R341-53 एक जीन है, उसकी वजह से ये इसको है वो, उसमें एनर्जी आती है। और ये हाइपोकोटाइल को है वो, हाइपोकोटाइल क्या करता है, कोटिलिडन, ये जो कोटिलिडन दिख रहा है आपको, ये वाला कलर का, इस कोटिलिडन को प्रेशर लगाता है। प्रेशर लगाएगा, जैसे ही प्रेशर लगाएगा तो ये क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा, ग्राउंड के लेवल के ऊपर, ठीक है, ग्राउंड लेवल के ऊपर आ जाएगा। और ग्राउंड लेवल के ऊपर आने के बाद में अभी इसमें एपिकोटाइल नहीं बना है, इसमें एपिकोटाइल नहीं बना, अभी टू लीप आई है, ठीक है, ये हो गया कोटिलिडन। फिर ये आगे बढ़ेगा ना, जब यहाँ आगे, ये वाला आगे, ये आगे टू लीप, ये तो हो गया कोटिलिडन। ये जब आगे बढ़ेगा तो ये पोर्शन आएगा आपका एपिकोटाइल, एपिकोटाइल के ऊपर आएगी ट्रू लीफ, ठीक है। तो कहानी ये है इसमें, एपिजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन में जो हाइपोकोटाइल होता है, हाइपोकोटाइल का प्रेशर लगता है, प्रेशर लगने से क्या होगा, कोटिलिडन होगा वो मिट्टी के ऊपर आ जाएगा, ग्राउंड के ऊपर आ जाएगा। उसी को हम उसी को हम बोलेंगे एपिजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन। तो इसके एग्जाम्पल है आपके कैस्टर, कॉटन, सनफ्लावर, बीन और पाइन्स, ठीक है। उसके बाद में आता है हाइपोजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन। हाइपोजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन क्या होगा, जर्मिनेशन वही स्टार्ट होगा, रेडिकल, ये है रेडिकल, क्या आएगा, रेडिकल निकलेगा सबसे पहले। रेडिकल निकलने के बाद क्या होगा, रेडिकल निकलने के बाद में ये इसका हाइपोकोटाइल वो निकलेगा, ठीक है। रेडिकल निकलने के बाद में इसका हाइपोकोटाइल निकलेगा, राइट। हाइपोकोटाइल निकलने के बाद में वो, ये रेडिकल में रूट है वो डेवलप हो गई और उसमें हाइपोकोटाइल है वो निकल गया, हाइपोकोटाइल निकल गया। लेकिन कोटिलिडन अभी भी क्या है, ये ग्राउंड के नीचे ही है, ऊपर ही नहीं। कोटिलिडन क्या है, बिलो द ग्राउंड लेवल, हम बोलेंगे हम, ये आ गया प्लूमूल, ये आ गया प्लूमूल, जहां से वो शूट निकलेगा, ये फर्स्ट लीव्स, मतलब कोटिलिडन बिलो ग्राउंड लेवल ही रहता है। In this case, the cotyledon remain inside the soil and the epicotyle elongated. This epicotyle will elongated and push the plumule above. मतलब इसमें एपिकोटाइल ही इलोंगेटेड होगा और वो प्लूमूल को पुश करेगा ऊपर उठने के लिए। इस टाइप का जर्मिनेशन होता है हमारे मक्के में। मेज में कौन सा जर्मिनेशन होता है, अपना एपीजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन, और नहीं हाइपोजियल टाइप ऑफ, सॉरी, और एपीजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन होता है अपना कॉटन, कैस्टर्ड, बीन, सनफ्लावर, ठीक है। अब जर्मिनेशन, ये तो टाइप था, दो टाइप के जर्मिनेशन थे, एपीजियल और हाइपोजियल। अब बात करते हैं ये जर्मिनेशन स्टार्ट कैसे होता है। वो तो हमने बताया कि जर्मिनेशन ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब बात करते हैं कहानी यहाँ से होती है, यहाँ से सीड कैसे पानी ऑब्जर्व करेगा, क्या लेगा, कि कितना मॉइस्चर लेगा, वो कहानी हम इसमें बताएंगे। कैसे करते हैं, 3 स्टेज होती है जर्मिनेशन की बेसिकली। क्या होती है, पहली स्टेज होती है इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन में मतलब ये होता है कि सीड्स को जब हम मिट्टी में लगाएंगे तो क्या करेगा, सीड से वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करेगा, जिससे क्या होगा, सीड मॉइस्चर को ऑब्जर्व करते ही फूलेगा,
फूलेगा तो क्या होगा, उसके अंदर जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं, सीड्स के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, सीड्स में, सीड्स में बढ़ेगी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के भाई, सीड्स में क्या होगा, डीएनए होगा, तो डीएनए क्या कन्वर्ट होगा, आरएनए में होगा, तो डीएनए से आरएनए कन्वर्ट हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो प्रोटीन बनेगा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इसमें होगा और प्रोटीन का निर्माण करेगा। ठीक है, एक चीज तो वो। दूसरा चीज होता है कि इसमें होता है कोटिलिडन, एंडोस्पर्म। कोटिलिडन होता है, किसी में डाइकोट में होता है वो कोटिलिडन होता है, मोनोकोट में एंडोस्पर्म होता है। तो इसमें क्या होते हैं, फूड रिजर्वायर प्रेजेंट होते हैं। फूड रिजर्वायर होते हैं जो उसको एनर्जी देते हैं। फूड रिजर्वायर क्या क्या होते हैं, जैसे प्रोटीन हुआ, लिपिड हुआ, फैट हुआ, फास्फोलिपिड्स हुआ, गिल्सरिक एसिड हुआ, ये वो वेल डेवलपमेंट में प्रेजेंट होते हैं उसमें। तो ये क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, इनका मोबिलाइजेशन होगा, डीमोबिलाइजेशन होगा, रीमोबिलाइजेशन होगा। मोबिलाइजेशन से क्या होगा, ये सारे जो बड़े बड़े जो पार्टिकल होते हैं, जो बड़े बड़े अणुओं में छोटे छोटे पार्टिकल में वो टूटेंगे। वो टूटने से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी तो उससे क्या होगा, सीड में जब एनर्जी रिलीज होगी तो सीड से वो बिल्कुल ही एटीपी जनरेट करेगा और फुल रेडी हो जाएगा फटने के लिए। तो जैसे ही सीड्स में बहुत ज्यादा एनर्जी निकली, एनर्जी का मान एटीपी का जो रेशियो है वो थ्रेशोल्ड लेवल से ज्यादा हो जाएगा, तो क्या हो गया, सीड है वो जर्मिनेट कर जाएगा। उसमें सबसे पहले क्या निकलेगी, रेडिकल निकलेगा। रेडिकल से फिर क्या निकलेगा, जैसे ही रेडिकल निकला, रेडिकल से फिर प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट, फिर सेकेंडरी रूट, उसके बाद में प्लूमूल निकलेगा, फिर प्राइमरी लीव्स निकलेगी, उसके बाद में सीडलिंग्स का डेवलप होगा। तो ये सारा सारा प्रोसेस है वो फेज, मतलब जर्मिनेशन का प्रोसेस है। कई बात समझ में, शॉर्टकट में आपको बताऊं, इतनी कहानी ना बता के आपको सिंपल ये याद रखना है, पहले क्या करेगा सीड्स पानी को ऑब्जर्व करेगा, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, इम्बाइबेशन। ठीक है, सेकंड होगा, सीड जैसे ही पानी को ऑब्जर्व किया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी, तो सीड क्या होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज क्या होगा, जैसे ही मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, उसमें एटीपी का लेवल थ्रेशोल्ड लेवल से ज्यादा बढ़ेगा, तो सेल क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, सीडलिंग क्या होगी, प्रोट्रूजन होगा, सीडलिंग्स का है वो जर्मिनेशन होगा, सीड का जर्मिनेशन होगा। तो दैट इज ऑल अबाउट फेज ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन में क्या क्या होता है आपको यही याद रखना है। सीड्स में इस टॉपिक में क्या पूछा जा सकता है, काम की बात हमारी क्या है, यही काम की बात है कि 3 स्टेज होती है सीड में, इम्बाइबेशन, एक्टिव मेटाबॉलिज्म, सेल एक्सपेंशन एंड लास्ट है होती है सीडलिंग प्रोट्रूजन। ठीक है, और से एक्टिव फेज कौन सी होती है हमारी, फेज 2। ठीक है, उसी प्रकार से इसको है वो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में डिवाइड किया है। अगर हम इसकी डीप में स्टडी करें तो ये लो, आपको मैं डीप में स्टडी करवा देता हूँ। सीड्स है वो सबसे पहले है वो पानी को ऑब्जर्व करेगा, जैसे ही वाटर का इम्बाइबेशन किया, सीड्स में क्या होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो उसमें क्या होगा, डीएनए का फॉर्मेशन होगा। ये रहा, डीएनए का उसमें फॉर्मेशन होगा। ठीक है, डीएनए का फॉर्मेशन होगा तो डीएनए से फिर क्या बनेगा, आगे आगे आरएनए बनेगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसलेशन प्रोसेस। ट्रांसलेशन से अंतिम क्या बना हमारा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है ट्रांसलेशन से, ट्रांसलेशन से फाइनल प्रोडक्ट बनता है प्रोटीन। यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, वो जो डीएनए सिंथेसिस भी होगा जिसमें डीएनए से डीएनए बनेगा, वो वोबल हाइपोथेसिस। अगर आप जेनेटिक्स का थोड़ा जानते हो तो आप समझ रहे होंगे ये वोबल हाइपोथेसिस क्या है, डीएनए। ठीक है, तो डबल हेलिक्स मॉडल में जो वोबल हाइपोथेसिस है वो डीएनए से डीएनए मतलब रेप्लिकेशन होगा उसका, और रेप्लिकेशन होने से क्या होगा, डीएनए का वो सिंथेसिस होगा। जैसे ही सीड्स में मेटाबोलाइट्स एक्टिव हुए उसके उसके सीड्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, एंडोस्पर्म भी होता है और क्या होता है, कोटालिडन भी होता है। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, डाइकोट को भी मान रहा हूँ, साथ में मोनोकोट को भी मान रहा हूँ। तो जो एंडोस्पर्म में क्या होगा, एंडोस्पर्म में बहुत सारे फूड रिजर्वायर होंगे, प्रोटीन होगा, लिपिड होगा, फैट होगा, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, ये सारे उसमें होंगे। ये क्या होंगे, अलग अलग में टूटेंगे। टूटेंगे तो क्या होगा, इसमें बहुत सारी एनर्जी है वो सारी एनर्जी रिलीज होगी। अब एनर्जी रिलीज हुई तो कोई फालतू में तो रिलीज होगी नहीं, कुछ ना कुछ तो करेगी एनर्जी,
एनर्जी क्या करेगी, फिर रेडिकल को निकालेगी, रेडिकल प्रोटोजन होगा बिलो द ग्राउंड लेवल, प्राइमरी रूट बनेगी, फिर सेकेंडरी रूट का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद में क्या बनेगा, प्लूमूल बनेगा, प्लूमूल से फिर है वो स्टेम बनेगा, स्टेम से फिर वो लीफ आगे एक्सपेंशन होगा, राइट। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द सीड जर्मिनेशन। कौन कौन से फैक्टर है वो सीड्स को है वो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। नंबर 1, दो टाइप के फैक्टर होते हैं। नंबर 1 इंटरनली फैक्टर, नंबर 2 होता है एक्सटर्नली फैक्टर। इंटरनली फैक्टर में क्या होता है, डोरमेंसी, सीड एज और मैकेनिकल डैमेज। मतलब इंटरनली फैक्टर में क्या हो गया, डोरमेंसी हो गया, सीड एज हो गया और मैकेनिकल डैमेज हो गया। डोरमेंसी का मतलब होता है कि सीड की रेस्टिंग स्टेज, अगर सीड की रेस्टिंग स्टेज है तो क्या होगा, जर्मिनेशन नहीं होगा। सीड एज और मैच्योरिटी, सीड एज अगर मान लो सीड ज्यादा एज का है तो उसमें क्या होगा, जर्मिनेशन नहीं होगा, तो ये भी एक जर्मिनेशन को वो अफेक्ट करेगा, है ना। प्रॉपर जर्मिनेशन को इसने भी अफेक्ट कर दिया, सीड एज। तो इसीलिए सीड को जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो प्रॉपर फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे सीड्स को हार्वेस्ट करते हैं ताकि सीड का जर्मिनेशन है वो अच्छा हो, अच्छा बना रहे। उसके बाद में मैकेनिकल डैमेज, सीड्स में अगर मान लो मैकेनिकल डैमेज हुआ है, उसमें कुछ टूटा है, फूटा है, तो क्या होगा, जर्मिनेशन अच्छा नहीं हो पाएगा, दैट्स नॉट गुड फॉर द जर्मिनेशन। तो सीड्स में ये भी एक है वो फैक्टर है, मैकेनिकल डैमेज भी सीड्स में है वो नहीं होना चाहिए। अगर मैकेनिकल डैमेज सीड्स में हो गया तो सीड्स का जर्मिनेशन नहीं होगा, उसका सीड कोड रप्चर हो जाएगा, उसमें एम्ब्रियो का नुकसान होगा, उसके मेटाबोलाइट से वो लीचेट्स हो जाएंगे, वो सीड से वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। दूसरी बात है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में आती है वाटर, एयर, टेम्परेचर एंड लाइट। जो वाटर होता है, अगर सीड्स को प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इम्बाइबेशन नहीं होगा, इम्बाइबेशन नहीं होगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी तो रेडिकल प्रोटोजोन और प्लूमूल इमर्ज नहीं होगा। तो सीड्स में प्रॉपर वाटर और मॉइस्चर कंटेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये एक वाटर का भी एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है एयर। एयर का मतलब है इसमें ऑक्सीजन और CO2 डालेगा। अगर सीड्स में प्रॉपर एरिएशन नहीं है, प्रॉपर एरिएशन नहीं है तो उसमें क्या होगा, रेस्पायरेशन नहीं होगा, रेस्पायरेशन नहीं होगा तो सीड से वो एटीपी जनरेट नहीं करेगा, एटीपी जनरेट नहीं होगा तो सीड्स का सीड को टूटेगा नहीं, सीड को टूटेगा नहीं तो सीड में रेडिकल नहीं आएंगे, रेडिकल नहीं आएंगे तो फिर प्लूमूल नहीं बनेंगे, प्लूमूल नहीं बनेगा तो फिर प्लांट से वो नहीं डेवलप होगा। तो इसीलिए है वो एयर का भी होना सीड जर्मिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा वेरी नहीं करना चाहिए जर्मिनेशन के लिए, इसके लिए 15 से 30 डिग्री टेम्परेचर पर होना चाहिए। ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो हो सकता है कि एम्ब्रियो है वो अंदर मर जाए, ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो सीड कोट है वो रप्चर हो जाए, ठीक है। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जर्मिनेशन के लिए होना चाहिए, वो होता है 15 से 30 डिग्री। उसके बाद में आती है लाइट। लाइट, सीड्स को है वो लाइट भी जरूरी है, अगर लाइट ना हो तो सीड से वो जर्मिनेशन नहीं कर पाएगा। मैक्सिमम प्रमोशन ऑफ जर्मिनेशन अकर्स बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ 660 to 670 नैनोमीटर। 660 से 670 के बीच में अगर लाइट की रिक्वायरमेंट है सीड्स में तो प्रॉपर जर्मिनेशन होगा, अदरवाइज सीड्स विल नॉट जर्मिनेट प्रॉपरली। दैट इज ऑल अबाउट इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इनसे, क्वेश्चन में अमूमन यही पूछे जाते हैं, सीड्स को सबसे ज्यादा प्रभावित, जर्मिनेशन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है। ऑप्शन में सारे आएंगे, वाटर भी आएगा, ऑक्सीजन भी आएगा, CO2 भी आएगा, टेम्परेचर भी आएगा, लाइट भी आएगा। अगर ऑल ऑफ देम आया हुआ है ऑप्शन में तो ऑल ऑफ देम आंसर जाएगा। अगर ऑल ऑफ देम आंसर नहीं है, ऑल ऑफ देम नहीं है तो आपको क्या करना है, सीड में सबसे ज्यादा जरूरी है मॉइस्चर कंटेंट और उसका ऑक्सीजन लेवल, वेरिएशन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको इन दोनों में अगर चूज करना है तो सबसे पहला जरूरी है वाटर। वाटर नहीं होगा तो कहानी खत्म, मॉइस्चर ही नहीं होगा तो कहानी खत्म, जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। बिल्कुल मॉइस्चर तो होना ही होना है, क्रिटिकल है, बिल्कुल ही क्रिटिकल है, 100%। सो दिस टाइप एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इंटरनल फैक्टर में ऐसा पूछ सकते हैं, इंटरनल फैक्टर कौन सा है, तो डोरमेंसी है इंटरनल फैक्टर, तो इंटरनली होती है डोरमेंसी, सीड एज या फिर मैच्योरिटी, फिर मैकेनिकल डैमेज, राइट। ये आपको क्लियर हुआ होगा कौन कौन से फैक्टर है वो जर्मिनेशन को है वो अफेक्ट करते हैं। उसके बाद में है सीड जर्मिनेशन टेस्टिंग।
सीड जर्मिनेशन क्या होता है, ये टेस्टिंग हम कैसे करते हैं सीड जर्मिनेशन की लेबोरेटरी में सॉरी। तो सीड जर्मिनेशन के लिए हम तीन तीन मेथड का यूज करते हैं, टॉप ऑफ द पेपर मेथड, बिटवीन पेपर मेथड और सैंड मेथड। तो टॉप ऑफ द पेपर मेथड में आपको दिख रहा है एक पेट्री डिस्क है, उसमें जर्मिनेशन पेपर लगाया हुआ है, टिश्यू पेपर, उसके ऊपर हमने सीड्स को है वो लगा दिया, है ना। उस सीड्स को लगा दिया तो सीड्स है वो जर्मिनेट करके टॉप सीड पेट्री डिस्क पे टॉप पे लगा दिया हमने, तो ये हो गया आपका टॉप ऑफ द पेपर मेथड। और जो हमारा बिटवीन पेपर में, ये क्या हो गया, दो पेपर के बीच में है वो सीड्स को हम लगाते हैं, इसको हमने क्या बोलते हैं, उसको बिटवीन। यहाँ टॉप क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ टॉप ऑफ द पेट्री प्लेट पे हम लगाते हैं इसको। और एक होता है सैंड पेपर, सैंड मेथड जिसमें ऐसा ही होता है जैसे पेट्री डिस्क के ऐसे होता है, इसमें क्या होता है, परलेट कोकोपीट और उसका कुछ रेशो मिला के उसको रख देते हैं ओवरनाइट के लिए, फिर अगले दिन उसमें जैसे ही मॉइस्चर आएगा सीड्स को ट्रांसप्लांट कर देंगे, उसको लगा देंगे। तो ये मेथड है टॉप ऑफ द पेपर मेथड, बिटवीन पेपर मेथड। और ये एक नया न्यू मेथड है, इसको बोलते हैं प्लेटेड मेथड। ठीक है, इसमें हम सीड्स को यहाँ लगाएंगे बीच में, जैसे हमारे टिन्स नहीं होते पत्थर के टाइप में, उसमें बीच में हम सीड्स को लगाएंगे, उसको ढक देंगे, फिर वो जर्मिनेशन करेंगे। अब जर्मिनेशन का पर्पज क्या है, मेनली जर्मिनेशन हम क्यों करते हैं। जर्मिनेशन का पर्पज मेनली ये होता है कि हम लोगों को प्लांटिंग रेशो डिसाइड करना, सोइंग की डेट, सोइंग के पर्पज के लिए हम इसको वो जर्मिनेशन टेस्ट यूज करते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल आपने 100 सीड लिया है, 100 सीड में से अगर आपने लगाने के बाद 80 सीड का ही जर्मिनेशन हुआ, तो उसका जर्मिनेशन परसेंटेज कितना हो गया, 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, तो ये हो गया आपका 80% जर्मिनेशन, राइट। 80% हुआ, तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले सीजन में इस क्रॉप की कितना बीज हमें लेना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात, कहानी, इसलिए हम ये करते हैं। दूसरा है कि ये सीड सर्टिफिकेशन की नीड है, जर्मिनेशन तो होना ही होता है। अगर हम ब्रीडर फाउंडेशन सर्टिफाइड सीड को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम अगर हम ले रहे हैं, जर्मिनेशन टेस्ट का होना बहुत ही अनिवार्य है। ये इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये रूल और रेगुलेशन है, आपको जर्मिनेशन तो होना ही होना है वहाँ पे, सीड एक्ट एंड लॉ एनफोर्समेंट पर्पज, राइट। तो what are the factors that will affect the seed germination? These are internal factors, external factors, ये सारा ही हमने डिस्कस कर लिया लास्ट स्लाइड में, यहाँ डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में जर्मिनेशन का कैसे हम टेस्ट लगाते हैं, जर्मिनेशन टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, सीड्स को सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीड्स को 100 सीड लेंगे, 100 सीड लेते हैं, ये अकॉर्डिंग टू ISTA इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन का रूल है कि हम सीड्स को 100 सीड ही लेंगे अगर हम उसको बिटवीन पेपर, अगर हम इस पेपर मेथड में लगा रहे हैं। ये जो मैंने आपको शो किया है ये टोमेटो के जर्मिनेशन परसेंटेज है टोमेटो का, ठीक है। सो दिस इज माय PhD रिसर्च वर्क जो मैंने आपको ये प्रेजेंट कर रहा हूँ अभी। तो ये मेरा प्लाज्मा ट्रीटमेंट का था सीड का, तो ये है हमारा जर्मिनेशन, ये बिटवीन द पेपर मेथड है। तो इसमें आपको सीड्स को अगर लगाना है तो आपको 100 सीड ही लगाने होंगे, ये रूल है, और 100 सीड भी लगाने होंगे और 4 एप्लीकेशन के हिसाब से इसको लगाने होंगे। अगर आप इस मेथड में लगाते हो, इस मेथड में टॉप ऑफ द पेपर मेथड में, तो आपको 50 सीड्स लगाने हैं, ठीक है। अगर सैंड में लगाते हो तो भी 50 सीड्स लगाने, ये वेरी भी करेगा अकॉर्डिंग टू क्रॉप, ये डिसाइड है ऑलरेडी। ISTA का जो इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन है उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि आपको कितना सीड से वो किस क्रॉप का कितना सीड कौन से मेथड से लगाना, वो भी हमें आपको आगे एक स्लाइड है उसमें आपको दिखाऊंगा कि कौन सा सीड से वो किस क्रॉप का कितना सीड लेना है, कौन से मेथड से लगाना है। वो नहीं पूछते हैं, वो इन डेप्थ UPSC वालों के लिए थोड़ा सा पूछ सकते हैं, बट इन जनरल वो नहीं पूछते हैं एग्जाम में। बस यही चीज आती है, टॉप ऑफ द मेथड पेपर, बिटवीन पेपर मेथड क्या है, वो क्या है, सैंड पेपर मेथड क्या है। और अब इसका प्रोसेस क्या है, जैसे ही हमने सीड्स को 100 सीड लिया, ठीक है, 100 4 बार लिया तो कितने हो गए, 400 सीड हो गए। सीड्स को लिया, सीड्स को लगाने के, सीड्स को लेने के बाद में उसको जर्मिनेशन में चैम्बर में रख दिया। जर्मिनेशन चैम्बर का टेम्परेचर जो 25 डिग्री होता है,
और उसका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो 98% हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम रख देते हैं। अब ये जैसे ही उसका एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है क्रॉप का कि भाई इस ड्यूरेशन पे ये क्रॉप है वो जर्मिनेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल ये टोमेटो है, तो टोमेटो का जो फर्स्ट काउंट होता है, जो जर्मिनेशन होगा उसमें वो 7 डेज का होगा, और जो फाइनल काउंट होगा वो 14 डेज का होगा। फाइनल मतलब फाइनली इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे। 14 डेज का, ये 14 डेज का काउंट है। 14 डेज में टोमेटो की जर्मिनेशन होगी ये इतनी, लगभग 22 सेंटीमीटर 23 सेंटीमीटर की वो सीडलिंग लेंथ है। ये लेंथ, सीडलिंग लेंथ आपको दिखा रहा हूँ, 22 23 24 25 तक है वो इसकी सीडलिंग लेंथ है। सी डायग्राम में जो दिख रहा है, तो उसको वहां पे लगाने के बाद फिर हम वो देखते हैं उस हुआ कितना उसमें डिजीज वाला ये वाला कितना उसमें डिजीज आए हैं, कितने उसमें सीडलिंग की लेंथ क्या है। टेस्ट ऑन जर्मिनेशन टेस्ट हम लोग उसका विगर का है वो प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो ये है ऑल अबाउट, दिस इज ऑल अबाउट द जर्मिनेशन टेस्ट। और है बात समझ में, जर्मिनेशन टेस्ट कैसे लगाते हैं? सिंपल वे में 400 सीड लेते हैं, 100 एक रेप्लिकेशन में 100 सीड लगाएंगे। सीड लगाने के बाद में पर्टिकुलर क्रॉप का पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है कब वो जर्मिनेट करेगी। जैसे ही हम पता लगा कि 7-8 दिन हो गए, जर्मिनेशन चैम्बर को ओपन करेंगे, सीडलिंग्स को देखेंगे, सीडलिंग्स काउंट करेंगे कितना जर्मिनेशन परसेंट हुआ पहले वो हम देखेंगे। उसके बाद में सीडलिंग लेंथ को हम चूज करेंगे, कौन से सीडलिंग लेंथ है कितना है उसकी। सीडलिंग लेंथ के लिए भी हम 10-10 सीडलिंग को स्टैंडर्ड रैंडमाइज जो वेल डेवलप्ड न्यूमोलो रेडिकल जिसमें आ चुका है उसको हम चूज करेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसको बेस्ड ऑन जर्मिनेशन सीडलिंग लेंथ फिर उसको हम ड्राई करेंगे। सीडलिंग्स को ड्राई करने के बाद में उसका सीड विगर इंडेक्स 1 निकालेंगे, फिर उसका निकालेंगे सीड विगर इंडेक्स 2। तो जर्मिनेशन टेस्ट इज इक्वल टू परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ द सीड। तो ये मैं आपको बताया था कि हम अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है जर्मिनेशन में। सेट के लिए उसका फर्स्ट काउंट क्या है, फाइनल काउंट क्या है। फॉर एग्जांपल अमरैंथस, सबस्ट्रेट क्या लेंगे हम, टॉप ऑफ द पेपर मेथड। ये स्टैंडर्ड से, ये कोई हमारे नहीं है, ये स्टैंडर्ड से ये यूज करने हैं। अमरैंथस उसमें क्या होगा, टॉप ऑफ द पेपर मेथड। एस्परगस टॉप ऑफ द बिटवीन और सैंड का यूज कर सकते हैं। टेम्परेचर इसका क्या होगा, इतना होगा, फर्स्ट काउंट इतना होगा, फाइनल काउंट इतना होगा, अदर ये होगा। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ये पूछे जाते हैं जो मैंने आपको येलो कलर से हाईलाइट किए हैं। बीटल गार्ड का जर्मिनेशन कितना होता है, 20 से 30 होता है। ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। के बाद में है रिक्वायरमेंट क्या है जर्मिनेशन के लिए। सबसे पहले क्या है, पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम होना चाहिए, पेपर मेथड है या सैंड मेथड है, सॉइल मेथड है, कौन सा है। उसके बाद में उसका मॉइस्चर होना चाहिए, फेवरेबल टेम्परेचर होना चाहिए उसका जर्मिनेशन का, और लाइट होना चाहिए। केमिकल्स क्या क्या यूज कर सकते हैं, KNO3, GA3, इथेफोन, एज पर डिस्क्राइब बाय द स्टार। अपने मन से नहीं लेना, जो इंडियन सीड टेस्टिंग एसोसिएशन ने जो डिस्क्राइब कर रखी है मैनुअल में वही हमें चूज करना है। देन व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट। एक तो जर्मिनेटर होना चाहिए जहाँ पे हम जर्मिनेशन कर सकें, काउंटिंग डिवाइस होनी चाहिए जहाँ पे हम सीड काउंट कर सकें, 100 सीड है, 200 सीड है। अदर इक्विपमेंट में ये सारे जो लेबोरेटरी में रेफ्रिजरेटर, स्केरिफायर सब होते हैं। देन ये है प्रोसेस जो मैंने आपको बता दिया था। वो 400 सीड हम लेते हैं, फिर हम मेथड देखते हैं, बिटवीन पेपर मेथड में लगाना है या टॉप में लगाना है या फिर सैंड में लगाना है। अगर 100 सीड लेंगे हर एप्लीकेशन में तो 4 एप्लीकेशन में लगाएंगे, 50 सीड लेंगे तो 8 में लगाएंगे। तो ये है ऐसा। फिर उसके बाद में जैसे ही जर्मिनेशन में डालेंगे वहाँ पे टेम्परेचर और कंट्रोल करेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंट्रोल करेंगे, फर्स्ट काउंट लेंगे और फाइनल काउंट लेंगे। देन उसके बाद में जैसे ही जर्मिनेशन किया, क्या सीडलिंग ओवुलेशन किया। ये है सीडलिंग ओवुलेशन कैसे करते हैं, बेस्ट ओनली उसको देखते हैं कैसा है। नॉर्मल सीडलिंग, नॉर्मल सीडलिंग क्या होता है, प्रॉपर रूट एंड शूट है वो डेवलप होता है। ये हो गया रूट, ये प्राइमरी रूट, ये सेकेंडरी रूट, ये हाइपोकोटाइल, ये हो गया कोटिलिडन, और ये हो गया आपका क्या बोलते हैं एपिकोटाइल, और ये हो गया तुम्हारे टर्मिनल बड। तो ये सारा वेल डेवलप हुआ है तो उसको बोलते हैं हम नॉर्मल सीडलिंग। एबनॉर्मल सीडलिंग, एबनॉर्मल सीडलिंग क्या होता है, एबनॉर्मल सीडलिंग में होता है कि इसमें प्रॉपर रूट और शूट है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होते हैं। ये 3 टाइप की होती है। डैमेज सीडलिंग, डैमेज सीडलिंग में क्या कोटिलिडन नहीं होगा, ये देखो यहाँ पे कोटिलिडन नहीं दिख रहा है। डिफॉर्म सीडलिंग, डिफॉर्म में क्या होगा, सीड कोटिलिडन बनेगा पर वीक बनेगा, ये देखो
एसेंशियल स्ट्रक्चर क्या होगी, डेवलप होगी पर वीक होगी। उसके बाद में है डिकेड सीडलिंग। डिकेड सीडलिंग में क्या होगा, कोई डिजीज आ जाएगा, जैसे ये रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये मैं आपको जूम कर रहा हूँ, ये रेड कलर का, ये क्या डिकेड या कोई डिजीज इंसिडेंस है, दैट्स इट। के बाद में हार्ड सीड भी आते हैं, हार्ड सीड भी होते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ दी लेग्यूमिनेसी और मालवेसी हार्ड सीड गोल्ड होते हैं। जर्मिनेशन होना बहुत ही टफ होता है, इसके लिए आप क्या करते हैं, प्री सोइंग से ट्रीटमेंट करते हैं। के बाद में डेड सीड आते हैं। डेड सीड में क्या होता है कि ये क्या होता है, बिल्कुल भी मतलब जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, मिल्क की पेस्ट है वो उससे बाहर निकलेगा, जब वो जर्मिनेशन करेगा तो मिल्क की टेस्ट है वो बाहर निकल जाएगा, तो हम मान लेंगे डेड सीड है, वो पानी का ऑब्जर्व है वो नहीं करेगा बिल्कुल भी। छोटी छोटी चीजें हम जर्मिनेशन को कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अगर मान लो 100 सीड लिया है, 80 सीड जर्मिनेशन हो गया, तो ऊपर आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, कितना है, कितने में से कितना हुआ डिवाइडेड इंटू 100, ये हो गया तुम्हारा जनरल कैलकुलेशन जर्मिनेशन पे। जर्मिनेशन होने के बाद क्या है, सीडलिंग लेंथ को देख लो, गिन लो कितना है, 10 सीडलिंग 100 सीड लगाई, उसमें 10 को है, हम सीड को सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद में जर्मिनेशन को सीडलिंग लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और वो आ गया सीडलिंग, सीड विकर इंडेक्स 1 आ गया। सीड विकर इंडेक्स 2 के लिए क्या करते हैं, उसको सीड को जो 10 लिया है हमने सीडलिंग, उसको ओवन में डाल दो, ड्राई कर दो, ड्राई करने के बाद में उसका वेट ले लो, वेट को मल्टीप्लाई कर दो आपको जर्मिनेशन परसेंटेज से मिलीग्राम से, तो वो आ जाएगा आपका सीड विगर इंडेक्स 2। तो ऐसा है वो जर्मिनेशन टेस्ट है, वो वीगर को है वो परफॉर्मेंस का टेस्ट होता है। तो सीड जर्मिनेशन टेस्ट आपको है वो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि सीड जर्मिनेशन में कौन कौन से एंजाइम है वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ही सीड्स ने पानी को ऑब्जर्व किया, पानी को ऑब्जर्व करने के स्टेज को क्या बोलेगा हमने, इम्बाइबेशन स्टेज। इम्बाइबेशन स्टेज हुआ, इम्बाइबेशन के बाद में सीड क्या होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, डीएनए बनेगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ये सारा चीजें है, कहानी है वो अंदर चलेगी। तो उस कहानी में रोल होगा एंजाइम का। एंजाइम कौन सा हो सकता है, बहुत सारे हैं, जैसे एमाइलेज है। एमाइलेज क्या होता है, तो अंदर सीड्स में क्या होता है, स्टार्च होता है, उसको क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज एक जो मेन जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है ग्लूकोज, ठीक है। और ये क्या है, क्यों जरूरी है, ताकि बेबी प्लांट को ऊर्जा मिल सके। बेबी प्लांट का मतलब हो गया आपका एम्ब्रियो से, ठीक है। और स्टार्च क्या क्यों जरूरी है यहाँ पे, स्टार्च को ग्लूकोज में के बदले बिना पौधा है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, स्टार्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आता है प्रोटीज एंजाइम। इसका काम क्या होता है, प्रोटीन जो बनता है ट्रांसलेशन से, प्रोटीन को क्या करता है, अमाइनो एसिड्स में तोड़ता है। अमाइनो एसिड्स में अगर नहीं तोड़ा, आप बोलोगे सीधा ही प्रोटीन ही क्यों नहीं यूटिलाइज हुआ, बिना अमाइनो एसिड के तोड़े हुए ये पौधा है वो तना और जड़ नहीं बनाता है, अमाइनो एसिड्स में ही आगे तना और जड़ बनाएगा। उसके बाद में लाइपेज। अब जो जो सीड्स है, ऑयली सीड्स होते हैं, जैसे कैस्टर हुआ, उसमें क्या होता है, लाइपेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें फैट लिपिड्स और बहुत ज्यादा होते हैं। ये क्या करता है, फैट्स और लिपिड को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। फैटी एसिड्स आगे फिर क्या करते हैं, उसको ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करती है। तो ये ऊर्जा और सेल मेम्ब्रेन बनाने में योगदान और भागीदारी निभाता है। ये मेनली किस में होता है, आपका लाइपेज हमारे मूंगफली हुआ, सरसों हुआ, कैस्टर हुआ, उस सीड्स में ये वो योगदान निभाता है। फिर बात करते हैं सेल्यूलोज भी होता है सीड्स में, तो ये क्या होता है, सीड कोट में होता है, ये सीड कोट के सराउंडिंग हो वो सेल्यूलोज होता है, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे एंजाइम हैं, एमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज और सेल्यूलेज। देन उसके बाद में है अगला है रोल ऑफ हार्मोन इन सीड जर्मिनेशन। हार्मोन का रोल भी होता है जर्मिनेशन में, मेनली आपको ये याद रखना है, इसका जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड्स का है वो हार्मोनल कंट्रोल होता है इसमें सीड जर्मिनेशन में। जिब्रेलिक एसिड्स नहीं होगा तो जर्मिनेशन नहीं होगा। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, इसमें ये मोड ऑफ एक्शन होता है कि जिब्रेलिक एसिड होता है वो क्या होता है, पहले सिंथेसाइज होता है। कैसे सिंथेसाइज होता है, जैसे सीड्स को पानी मिला, एम्ब्रियो ये क्या करता है, एम्ब्रियो से GA3 को बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। सबसे पहले GA3 कहाँ बनेगा, जो एम्ब्रियो होगा ना, सीड का है वो सिंथेसाइज हो, वो उसका GA3 का है वो सिंथेसाइज हो जाएगा। फिर GA3 क्या क्या करता है, एल्यूरोन लेयर तक जाता है। उसके बाद में सीड एंडोस्पर्मिक है तो GA है वो एल्यूरोन लेयर को एक्टिव करता है। कहानी समझ में आई, कहानी ये है कि GA3 का सिंथेसाइज होगा पहला स्टेप में। तो ये क्या होगा, जैसे ही सीड्स को पानी मिलेगा उसका एम्ब्रियो एक्टिव होगा और वो क्या करेगा, GA3 का सिंथेसाइज करेगा। अब GA3 का जैसे ही सिंथेसाइज हुआ
ये क्या करेगा, एल्यूरोन लेयर को एक्टिव करेगा। सीड्स के एंडोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है ना, तो उसमें GA3 ये क्या एल्यूरोन लेयर को एक्टिव करेगा। उसके बाद में क्या करेगा, एंजाइम का प्रोडक्शन करेगा। जैसे ही एल्यूरोन लेयर एक्टिव हुई तो ये क्या करेगा, एंजाइम का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, GA3 एल्यूरोन सेल्स को सिग्नल देता है कि आप एंजाइम बनाइए। GA3 क्या करता है, एल्यूरोन लेयर को सिग्नल देगा कि आप एंजाइम बनाओ। कौन कौन से बनाओ, एमाइलेज बनाओ, प्रोटीज बनाओ, लाइपेज बनाओ, जो हमने डिस्कस किया था। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। प्रोटीज क्या करता है, प्रोटीन को है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। लाइपेज क्या करता है, फैट को फैटी एसिड्स में है वो कन्वर्ट करता है। यही ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, जो कि रेडिकल, यही जो जिससे रेडिकल निकलेगा और फ्लूमोल से वो निकलेगा। जो फाइनल स्टेप होगी अब सेल इनोगेशन होगी। GA3 क्या करता है, रेडिकल्स ऑफ कोशिकाओं में लंबी करता है उसको। जो रेडिकल्स है उसकी उसकी जो कोशिका है उसमें है वो ज्यादा वो योगदान देके उसको वो लंबा करेगा। तो ये है सीड जर्मिनेशन में हार्मोनल का रोल। सो आई होप आपको ये वीडियो आज अच्छा लगा होगा। आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इतना ज़्यादा इफिशियंसी के साथ में नहीं पढ़ा पा रहा था आज, लेकिन फिर भी मैंने आपको जितना हुआ वो थोड़ा डिलीवर किया। थैंक यू। सो दिस इज ऑल अबाउट जर्मिनेशन, Thank you.